नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कृतिका भारती। शुक्रिया मुकुल, सुप्रभात। और इसके साथ नया सवेरा के सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। और जहां आज नया सवेरा में हम बात करेंगे नए भारत की प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी झलक आप सभी को दिखाएंगे। इसके साथ ही खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। बिल्कुल कृतिका, इसके साथ ही बात करेंगे टेक टॉक की भी। जी हाँ, जब बात की जाए क्या कुछ विश्व में चल रहा है, वर्ल्ड वॉच पर भी हम नजर डालेंगे और वो हर खबर जो आपके दिन को खास बनाती है बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के शहीदों को भी करेंगे नमन। हैकर्स की घुसपैठ कैंपेन के कारण सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए चेतावनी की जारी। लोगों को परिचित कॉन्टेक्ट से आए संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करने की दी सलाह। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से एक और तेल टैंकर को किया जब्त। तो वेनेजुएला ने कहा अमेरिका ने दूसरी बार की तेल टैंकर की चोरी और अपहरण। अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में खिताबी भिड़ंत। भारत 9वीं बार कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। और मौसम की खबरों में दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर और मध्य भारत में सर्दी और कोहरे के सितम से ठिठुरी जिंदगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई स्थानों पर भारी हिमपात होने के आसार। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री राज्य में नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन आज करने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के शहीदों को नमन भी करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों असम को विकास परियोजनाओं का उपहार मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये केंद्र डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के वर्तमान परिसर में स्थित है। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश वाली ये परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होने के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। इसमें 12.70 लाख टन 12.70 लाख टन मैट्रिक टन यूरिया बनेगा। पर डे ये 3,850 टन यूरिया बनाएगा। आसाम के लिए ये बहुत बड़ा एक सम्माननीय प्रोजेक्ट है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि यूरिया के क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भर बने। तो उसी श्रृंखला में ये प्लांट बनने जा रहा है। यह औद्योगिक पुनरुद्धार और किसान कल्याण की आधारशिला है। इस परियोजना को किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी भारत सरकार असम सरकार के जो उत्तर पूर्व के जो नजरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सुधर है। हम युवा शाम के लिए बहुत ये आशा का विषय है। हम बहुत आशावादी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग का असम की तरफ से डिब्रूगढ़ जिला की यूथ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा का सरकार है, युवा नीति का सरकार है, युवा का भलाई के लिए काम किया है। ये नाहरकटिया में जो प्लांट था ये बंद हो चुका था। अभी मोदी जी ने नया वो पैकेज दे के ये प्लांट तो फिर से चालू किया। इससे हमारा यहाँ का जो असम का युवा है बहुत खुश है। पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।
ये 6 साल तक चला एक जन आंदोलन था जो विदेशी मुक्त असम और राज्य की पहचान की सुरक्षा के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना। पीएम वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की इस परियोजना से न सिर्फ असम बल्कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना से न सिर्फ किसान कल्याण को मजबूती मिलेगी बल्कि इलाके में रोजगार और आर्थिक विकास को भी नई गति मिल सकेगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नामरूप, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल जिस तरीके से विकास परियोजनाओं की अगर बात की जाए, कृतिका कितनी महत्वपूर्ण है ये, इस पर और जानकारी हम लेंगे। असम के नामरूप से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जानना चाहेंगे आपसे, ना सिर्फ विकास परियोजनाओं की बात की जाए लेकिन कितना अहम, क्योंकि कोई पहला प्रधानमंत्री जो कि वहाँ पर पहुँचेगा, अगर देखा जाए उस लिहाज से तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें भी एक नई भावना जो है, फिर चाहे भरोसे की बात की जाए या जिस तरीके से अब देखा जाता है, क्योंकि अब से पहले मान लिया जाता था कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं भारत से अलग उनको मान लिया जाता था, लेकिन अब एक है एक भारत और उसके साथ साथ श्रेष्ठ भारत, उसको भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सार्थक करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें असम की, देखिए पूर्वोत्तर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा हमेशा रहा है और हमेशा से पूर्वोत्तर जो है वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो समाज है वो अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। यहाँ की हम बात करें कि अगर असम की हम बात करें तो असम ऐसा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर का गेटवे कहा जाता है और असम जो है लगभग सभी जो 7 सिस्टर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। तो कितना महत्वपूर्ण ये राज्य है और लगातार देखिए यहाँ पर विकास के तमाम कार्य जो है वो लगातार चल रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो जिस समय मैं यहाँ पर हूँ, ये जो है इलाका है वो नागालैंड की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये प्लांट लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सप्लाई हो सकेगी और करीब 12,70,000 मीट्रिक टन जो है वो उर्वरक का उत्पादन हर साल इस यहाँ पर किया जाएगा और ये यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी डिमांड जो है वो बहुत लंबे समय से की जा रही थी, बहुत लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। एक बहुत पुराना सपना जो है उनका यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। जब हमने यहाँ पे यूथ से बात करी, यहाँ पर आम लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि सरकार ने लंबे समय की हमारी जो एक डिमांड थी उसको पूरा करने जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर जो है इलाके में ये प्लांट जो है साबित हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर जो कॉर्पोरेशन का जो यहाँ प्लांट है वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पर देखिए कुछ प्लांट वहाँ पर बंद पड़े थे, 3 प्लांट वहाँ पर है पहले से। पूरा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फर्टिलाइजर का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अनदेखी के कारण पिछली कुछ सरकारों के वहाँ पर सही समय पर काम ना होने के कारण वहाँ पर अभी जो है उत्पादन बहुत कम था और पुरानी तकनीक से उत्पादन जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अब जो है अब नई तकनीक का उपयोग करके ये प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है। करीब 10,600 करोड़ की लागत से ये प्लांट है और जो कि न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक गेम चेंजर साबित होगा, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं। देखिए अगर असम के अलावा हम दूसरे राज्यों की बात करें, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो ये तमाम राज्य जो हैं ये असम के से जुड़े हुए हैं और इन राज्यों को भी इसका सीधा लाभ जो है वो मिलेगा। पूर्वोत्तर की बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि पूर्वोत्तर में जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम रेल के जो कनेक्टिविटी की बात की जाए, सड़क की मार्ग की बात की जाए, जब हम यहाँ पर अभी आ रहे हैं तो हमारे ड्राइवर से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में रोड की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी वो बेहतर हुई है। साथ ही एयर कनेक्टिविटी जो है, कल ही प्रधानमंत्री ने जो है गुवाहाटी में जो है नए टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया है एयरपोर्ट का। तो लगातार नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया जा रहा है, लगातार कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट को जो है पूरी तरीके से हर कनेक्टिविटी के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, हर माध्यम से जो है उसको पूरी तरीके से और जोड़ा जाए भारत के दूसरे राज्यों के साथ में। और साथ ही यहाँ पर जो विकास की एक नई जो बयार बही है उसको और आगे बढ़ाया जाए और जो असम है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है, वहाँ पर जो है लगातार इस तरीके के काम जब आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का एक विश्वास जो है वो मजबूत हो रहा है सरकार पे। एक लगातार लोगों का विश्वास जो है वो मजबूत हो रहा है दूसरी चीज़ों पर और कोशिश यही है कि लोगों का विश्वास मजबूत हो, लोग जो है लगातार जो है जो विकास का ये काम हो रहा है उसमें अपना योगदान दें और लोगों को भी एक उम्मीद जागी है। देखिए पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर लोग जो है अब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनके जो राज्य हैं जो कि एक समय अनदेखी उनकी की जाती थी, एक समय उन्हें बिल्कुल विकास
से जो से दूर उनको रखा जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वो विकास की मुख्य धारा में जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, वो अब लगातार आ रही हैं। और ये विश्वास हमने यहाँ पर जब लोगों से बात की है तो उनकी आंखों में विश्वास झलका है, उनकी आंखों में विश्वास हमने देखा है। तो यही विश्वास जो है यहाँ पे दिखाता है कि अब जो है नॉर्थ ईस्ट की जो है फिजा बदल रही है, यहाँ के लोगों की सोच अब बदल रही है। यहाँ पे जो विकास के जो काम पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों में एक नया विश्वास, नई आशा जो है वो जगाने का काम किया है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सरकार का सीधे तौर पर मुख्य फोकस भी है किसानों का मजबूत होना, क्योंकि किसान मजबूत होंगे तभी आगे चल के देश मजबूत होगा और विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो भी जल्द ही पूरा होगा। और इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक राज्य की अपनी भूमिका भी रहेगी। लेकिन इस दौरान जो परियोजना के जिसको शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसमें एक नया शब्द आया है, ब्राउनफील्ड। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस शब्द का अर्थ आप आसान भाषा में समझाएं। अजीत, देखिए ग्राउंड फील्ड, देखिए यहाँ पर जो भी जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसके अंदर पे 3 प्लांट जो है पहले चल रहे थे। ये ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का ये प्लांट है यहाँ पे, और ये पूरा एक फील्ड है। तो वहाँ पर अंदर पूरा ये प्लांट लगाया हुआ है, और वहाँ पर 3 प्लांट जो है पहले से थे यहाँ पर। ये चौथा जो प्लांट है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है। और इस प्लांट की खासियत ये है कि इसको नई तकनीक के साथ में, नई उसमें टेक्निक होगी, नई इसमें चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से इसको स्टेब्लिश किया जा रहा है। और अमोनिया बेस्ड ये प्लांट होगा, अमोनिया यूरिया इसमें इसका उत्पादन होगा। और ये इसकी कैपेसिटी जो बताती है कि कहीं ना कहीं ये जो होता है, यहाँ पे एक लंबे समय से डिमांड थी कि इस तरीके के प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश हो, और इस तरह के प्लांट की डिमांड थी। तो पुराने जो प्लांट थे वो तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं थे, वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि करीब 40 साल 50 साल पहले इस तरीके के प्लांट यहाँ पर लगे थे जिनको कि अपग्रेड नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है इन प्लांट्स को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, और ये जो प्लांट है ये नया स्टेब्लिश किया जा रहा है, उसी कैंपस में स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर चौथा प्लांट होगा उस फील्ड में, पूरी जो फील्ड है वहाँ पर ये चौथा प्लांट होगा। और जहाँ पर कि ये नई तकनीक के माध्यम से इसको स्टेब्लिश किया जाएगा, नई जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से स्टेब्लिश किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि करीब 12,70,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी एक मात्रा है। और इतना प्रोडक्शन जब होगा तो ये पूरी न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बढ़िया, पूरे आसपास के पूरे जो क्षेत्र है वहाँ पर ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूरिया के उत्पादन में ये आत्मनिर्भरता जो है वो लाएगा। साथ ही यहाँ पर बाहर भी जब हमारी बात हुई यहाँ इसके एमडी से, तो उन्होंने बताया कि इसका जो इसका प्रोडक्शन है वो हम बाहर भी भेज सकते हैं, दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो ये जो पूरा कैंपस है जो यहाँ पर कि पूरा ये यहाँ पर स्टेब्लिश होगा, और इसमें 3 प्लांट पहले से है और चौथा प्लांट जो है जिसको स्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि इतनी बड़ी जो उसकी जो कैपेसिटी होगी। जी बिल्कुल, तो न सिर्फ जो क्षमता है वो बढ़ती नजर आएगी, बल्कि जो किसानों की मांग चली आ रही थी वो भी यहाँ पर पूरी होगी। और साथ ही हमारे साथ गुवाहाटी से उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री आज असम दौरे के दूसरे दिन जिस तरीके से जो शहीद हैं उनको भी नमन करने के लिए पहुंचेंगे, और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो इंतज़ार तो करते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से आज जो तमाम शहीद हैं आंदोलन के, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी मुकुल, बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के दौरे पे हैं। कल यानी शनिवार को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है तमाम जो परियोजनाएं थी, खासकर बात की जाए तो जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा था उसका उद्घाटन किया है, जो बहुत ही अत्याधुनिक है। और अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज जो असम स्थित जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के नज़दीक यहाँ पर जो है शहीद स्मारक बनाया गया है। लगभग 800 से अधिक शहीदों के यहाँ पर जो है फोटो हैं, यहाँ पर जो है उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें आज कुछ देर बाद अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो ज्योति है उससे ज्योति में जो है नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, शहीदों को जो है पुष्प अर्पित करेंगे। और साथ ही जो है यहाँ पर जो शहीद स्मारक बना है मुकुल और कृतिका, वहां पर जाकर के जो है वो अंदर जो गैलरी है उस गैलरी में जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ खुद यहाँ पर जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो साथ में रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मुकुल की डबल इंजन की सरकार है और पूर्वोत्तर पर लगातार जो है प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब दिल्ली दूर नहीं है। लिहाजा अगर ऐसा देखा जाए तो तमाम आज भी जो है, जैसे मेरे सहयोगी अजित बता
जा रहे थे। असम में आज जो है डिब्रूगढ़ के नज़दीक जो है प्रधानमंत्री जाएंगे, वहाँ भी जो है वहाँ पे भी कई जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो है आज सबसे पहले यहाँ पर आकर के शहीदों के जो यहाँ पर शहीद स्थल है, यहाँ पर आकर के जो है प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करेंगे और जो है यहाँ से फिर जो है जो दूसरा जो असम का जो वेन्यू है वहाँ जाएंगे। लगातार जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं पूर्वोत्तर की, तो हमने देखा है कल भी जिस तरीके से यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना है वो काफी अत्याधुनिक एयरपोर्ट है, जिसको कि जैव विविधता के साथ बनाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो इसको जो है AI जो तकनीकी है अत्याधुनिक, उस तकनीकी से जो है इसे जोड़ा गया है। ये कह सकते हैं कि हाईटेक जो है ये अपने आप में ऐसा पहला कहा जा रहा है कि ये अपने आप में पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ के जो बैम्बू है, उस बैम्बू यानी जो यहाँ की संस्कृति है, उस संस्कृति को भी एयरपोर्ट दर्शाता है। तो निश्चित तौर से पहले दिन एक बड़ा सौगात प्रधानमंत्री ने जो है देशवासियों को दी है, पूर्वोत्तर को दी है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया कहा, माफ कीजिएगा, पूर्वोत्तर का गेटवे कहा जाता है गुवाहाटी को। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के जो विकास है, पूर्वोत्तर को लेकर जो प्रधानमंत्री लगातार 2014 से यहाँ के जो है तमाम विकास परियोजनाओं को जो है यहाँ दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से। और निश्चित तौर से कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब जो है सरकार आपके द्वार है, तो ऐसे में आज ये दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में प्रधानमंत्री इस शहीद स्मारक आएंगे, यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे, यहाँ गैलरी में घूमेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से फिर जो है असम का जो दूसरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री का वहां जाएंगे मुकुल और कृतिका। बिल्कुल उर्मिलेश, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया एयरपोर्ट की जो खास विशेषताएं हैं वो आपने बताई। शहीद स्मारक की अगर बात की जाए, इसकी क्या कुछ विशेषताएं जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये शहीद स्मारक डबल इंजन की जब सरकार बनी है उसके बाद ये शहीद स्मारक बना है मुकुल। और इसमें 800 से अधिक जो यहाँ पर शहीद हुए हैं जो असम में जो आंदोलन चला था, वो आंदोलनकारी यहाँ पर जो है उनकी जो है यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उनके यहाँ अंदर फोटो चित्र हैं लगे हुए, गैलरी बनाई गई है। और ये लगभग जो है 13 मंजिल जो है इसकी हाइट दी गई है, ऊंचाई है इसकी लगभग जो 13 मंजिला है, उससे अधिक इसकी ऊंचाई है। तो ये कह सकते हैं कि असम की जो आंदोलनकारियों को भी जो है सम्मान देने का काम किया है जन की सरकार ने। क्योंकि देखिए शहीद हैं वो राज्य के जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो पहले आंदोलन हुआ था यहाँ पर विदेशियों को भगाने के लिए, साथ ही जो है उनको लेकर के जो आंदोलन यहाँ पर चला था, उस आंदोलन को लेकर के यहाँ पर जो है उनकी प्रतिमाएं हैं, उनके फोटो बिल्कुल। और चित्र हैं। मिलेश, हम चाहेंगे कि एक बार आप, क्योंकि खुद आएंगे। वहां पर मौजूद है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएगी किस तरीके की तैयारियां इस समय वहां पर चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कृतिका कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं ये शहीद स्थल जो काफ़ी जो है भव्य बनाया गया है यहाँ पर। और ये जो है 13 मंजिला इसे बताया गया है कि लगभग 13 मंजिल से अधिक इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो नीचे है उस नीचे बेसमेंट में यहाँ पर 800 से अधिक जो शहीद हुए हैं उनकी जो है फोटो लगी हुई है, फोटो चित्र है, गैलरी बनाया गया है पूरा। उस गैलरी में उनके फोटो चित्र हैं जिसमें आज प्रधानमंत्री घूमेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनकी प्रतिमाएं भी बाहर लगी हुई हैं, जिन प्रतिमाओं में जो है प्रधानमंत्री देखेंगे और यहाँ का इतिहास जानेंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे। साथ ही सबसे पहले जब आएंगे तो यहाँ पर ये ज्योति है, इस ज्योति में यहाँ पर जो है पुष्प अर्पित जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, कृतिका और मुकुल। जी बिल्कुल, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ये, ना सिर्फ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही क्या किस तरह की विशेषता इस शहीद स्मारक की बता रहे थे। और मिलेश, साथ ही अजीत आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि किसानों के कल्याण की जब बात की जाती है, सरकार ने हर स्तर पर काम किया, ना सिर्फ कैसे जो फसलें हैं उनके जरिए उत्पादन हम बढ़ाएं, लेकिन जब जरूरत पड़ी कि कैसे जो फर्टिलाइजर की जब बात की जा रही है, अब से पहले हम देखते थे किल्लत नजर आती थी, लंबी लंबी कतारें नजर आती थी, लेकिन उसके समाधान के तौर पर एक बार फिर से तमाम वो प्लांट जो कि बंद हो चुके थे उनको दोबारा से शुरू करना किस तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और ये जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी मददगार साबित होगा।
देखो मुकुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा उससे पहले आपको दिखा दूं मैं कि जो उत्साह लोगों में किस तरीके का था। कल यहाँ पर लोगों ने दिए जलाकर, यानी कि चौक चौराहों पर इस तरीके देखिए कुछ दिए यहाँ पर जलाए गए थे और पूरे ये नामरूप में दिए जलाकर लोगों ने यहाँ पर उत्साह मनाया था। प्रधानमंत्री के आगमन की खुशी मनाई थी और प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व संध्या पर यहाँ पर ये दिए जो है ये घर घर में दिए जलाए गए थे, चौक चौराहों पर यहाँ पर दिए जलाए गए थे और रोशनी यहाँ पर की गई थी और एक उत्सव मनाया गया था कि देखिए दिवाली की तरह उत्सव मनाया गया था कि एक बड़ी सौगात जो है वो असम को, नामरूप को, नॉर्थ ईस्ट को जो है वो मिलने जा रही है। आपने बात करी फर्टिलाइजर की, देखिए फर्टिलाइजर एक बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि एक उत्पाद है और लगातार किसानों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए और खेती से, उपज से ये सीधा जुड़ा हुआ है। तो अन्नदाता को अगर सही समय पे फर्टिलाइजर, खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा तो आगे जो है तमाम हमारी जो एक पूरी चेन है अर्थव्यवस्था की, हम चेन क्योंकि हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो पूरी चेन जो है वो प्रभावित होती है। आपने देखी होंगी तस्वीरें लगातार कि किस तरीके से किसान लंबी लंबी लाइनें दिन भर उनको लग जाता था सिर्फ एक उर्वरक की बोरी उर्वरक हासिल करने के लिए। लेकिन इसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने लगातार कोशिश कर रही है कि नए जो उर्वरक प्लांट है उनको स्थापित किया जाए और ऐसे प्लांट जहां पर कि पहले से प्लांट है या बंद पड़े हैं, उनकी क्षमता कम है, यानी कि ब्राउनफील्ड जो है वहां पर और एक प्लांट स्थापित किया जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए या उनको नई तकनीक के माध्यम से उनकी क्षमता का विस्तार किया जाए। तो आप यही यहाँ पर देख रहे हैं नामरूप में यही इस तरीके का प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है और कोशिश यही है कि किसानों को सही समय पर जो है खाद, बीज और तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिले, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और एक खुशहाली का वातावरण जो है वो बनेगा। तो सरकार की यही कोशिश है और यही कोशिश देखिए नॉर्थ ईस्ट में करना, आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये विषय कि नॉर्थ ईस्ट में और असम में इस तरीके का प्लांट लगाना। सरकार की सोच है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो अन्य जो राज्य हैं, जो पूरे 7 सिस्टर्स हैं, उनको भी इसका फायदा मिले। तो इसलिए ये जो हम इस समय जो नामरूप डिस्ट्रिक्ट है वो असम के दक्षिण पूर्व इलाके में, यानी कि बिल्कुल हम किनारे में हैं। यहाँ से नागालैंड की सीमा है, फिर आगे यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम राज्य जो है वो असम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जब लगेगा ना सिर्फ असम बल्कि जो आसपास के निकटवर्ती राज्य हैं, किसानों को खासतौर पे इसका फायदा मिलेगा, उन तक भी इसका लाभ पहुंचेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत और मिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम का ये दूसरे दिन का दौरा है जो अपने आप में बेहद ही खास है और हर कोई इंतजार कर रहा है वहां पर जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और तमाम परियोजनाओं की सौगात वहां के आम जनता को देते हुए नजर आएंगे। नजर हर खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है।
जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात कर रहे थे किस तरीके से असम में प्रधानमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। लेकिन अगर बात कल की जाए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कल गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया था। साथ ही पीएम मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। असम की बेहतर कनेक्टिविटी में ये टर्मिनल भवन बड़ा बदलाव लाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और ये घुसपैठिए असम के लोगों का हक मार रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि गुवाहाटी में बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े हुए नजर आए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो उन सभी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी बड़ी विनम्रता के साथ उन सभी का, अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप इन लोगों के, जो आम लोग वहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनके चेहरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनमें कितना उत्साह इस दौरान नजर आया। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ नजर आए और उसके साथ साथ यहाँ की लोक संस्कृति, उसकी वानगी भी देखने को मिली। साथ ही असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की तकनीकी खूबियों और इसकी भव्यता पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने डीडी न्यूज संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नेशनल जो इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है, ये जनता को समर्पित कर दिया है, देश को समर्पित कर दिया है। किस तरीके से ये एयरपोर्ट बना है, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, और ख़ासतर बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के विकास और कनेक्टिविटी को लेकर के कितना बड़ा कदम ये सरकार का है। हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। नमस्कार। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अपने आप में कहा जा रहा है कि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो अत्याधुनिक है। बहुत खुशी की बात है, ना केवल असम के लिए, उत्तर पूर्व के लिए, पर पूरे भारत के लिए, हमारे एविएशन सेक्टर के, क्योंकि जिस तरह के टेक्नोलॉजी और जिस तरह का यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज इन्वॉल्व करके इस लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये नया टर्मिनल आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत हुई है, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी राज्य जाना हो या यहाँ की कनेक्टिविटी को और अच्छी तरह वो बनाने के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस एयरपोर्ट ने। ये जो नया टर्मिनल आप देख रहे हैं, 1,30,00,000 हैंडल करने की कैपेसिटी है और पूरे 1,40,000 स्क्वायर मीटर्स की ये बिल्डिंग हमने बनाई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमने इन्वॉल्व किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के बैगेज सिस्टम हो या बैगेज ड्रॉप इन सिस्टम है, या फिर यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूटिलाइज किया है, ये भारत में ही अत्याधुनिक हम मानकर अभी चल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर जो आप देखने वाले, उसका दर्शन आपको एयरपोर्ट में ही अराइवल के साथ ही आपको मिल जाता है। काजीरंगा फॉरेस्ट जो हमें असम में देखने को मिलता है, वो भी अंदर अभी दर्शाया है। तो एक तरह से जो टूरिस्ट हो या फिर जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो महसूस कर सकते हैं, वो यहाँ का जो पर्यटक का स्ट्रेंथ है उसका महसूस यहाँ एयरपोर्ट से ही वो कर सकते हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, विकास भी विरासत भी, और उसको हमने एयरपोर्ट में दर्शाने का काम किया है। उसको और पीसफुल कैसे बनाए, ये सब भी सोचकर हम इतना ध्यान से हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। तो ये ज़रूर हमारे लोग जो हैं, जो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो ज़रूर इसका ये महसूस कर पाएंगे। तो ये थे केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री
के राममोहन नायडू, जिनका कहना है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में विकास के साथ साथ पर्यटन और रोजगार भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। तो ये थी तमाम खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर। अब नया शहरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अन्य तमाम खबरों का, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करके बताया है कि घोस्ट पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई और बताया गया कि साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। अब इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर आपको लेके जाएगा। मंत्रालय ने इसके साथ ही ये भी बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या फिर सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। तो एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि जिस तरीके से खुद का लगातार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में सरकार द्वारा एक चेतावनी जो है वो यहाँ जारी की गई है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय पुडुचेरी के दौरे पर हैं। नवीन अपनी यात्रा के अंतिम दिन आज अरविंदो आश्रम के दौरे समेत कई अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नवीन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वे यहां विभिन्न मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में नवीन दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर चर्चा करेंगे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सूर्यापेट जिले के मठमपल्ली थाने में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में स्थानीय अदालत में पेश हुए। उन पर 2023 में चुनाव के दौरान एक रोड शो में लोगों को गलत तरीके से रोकने का आरोप है। हालांकि रेड्डी ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना है। राज्य के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन वो अनुपस्थित रहे। मुख्यमंत्री 2 अन्य मामलों में भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी 2026 तय की है। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगले साल यानी 1 से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ये अभियान 4E मॉडल यानी शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सिर्फ चालान नहीं बल्कि आदतन नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त और वाहन सीज किए जाएंगे। उन्होंने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया। और चलिए इसी के साथ नए असरों में अब रुक कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। बांग्लादेश में जारी अस्थिरता के मद्देनजर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने पुलिस को पूरे राज्य में सोशल मीडिया पर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर साहा ने कहा कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि असामाजिक तत्व राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को भंग न करें, विशेषकर बांग्लादेश की अस्थिर स्थिति को देखते हुए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इसलिए उच्च सतर्कता जरूरी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। और त्रिपुरा के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए कल संपन्न हुए मतदान के आज परिणाम आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सभी का ध्यान इन स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर केंद्रित है, क्योंकि ये नतीजे भविष्य के चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर काफी असर डालेंगे। आपको बता दें कि 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पहले चरण में 2 दिसंबर को मतदान हुआ था, जबकि शेष
23 स्थानीय निकायों में कल शनिवार को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। और महाराष्ट्र के बाद अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां रेखा गुप्ता की सरकार वायु प्रदूषण को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। इस क्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदूषण रोधी अभियान के तहत अभी तक कुल 612 उद्योगों को बंद किया गया, जबकि 1 लाख से ज्यादा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। तो वहीं इस अभियान के दौरान 3000 से ज्यादा निरीक्षण भी किए गए, 12000 चालान किए गए और 16000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। इसके अलावा सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरों और जिला अधिकारियों को निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह अभियान इस वक्त तेज हो चुका है प्रदूषण को लेकर। और दिल्ली के बाद राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के बलोतरा जिले में महिलाओं ने विकसित भारत जीराम जी बिल का स्वागत करते हुए इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। महिलाओं ने इसे केंद्र सरकार की नई पहल बताया। इससे ग्रामीण विकास के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं ने कहा कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसके आने के बाद 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, परिवार में और पैसा आएगा, जिससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी और विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला 100 दिन मिलता था, हमको अब ये 125 दिन मिलता है। बच्चों की कोई फीस वगैरह घर चलाने में बहुत आसानी होती है। ये 100 दिन की योजना मिलती है, हमें 125 दिन की योजना मिल रही है। मोदी जी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिली है, घर चलाने की सुविधा मिली है। पहला 100 दिन कराया था, हमें 125 दिन करा रही हो, 1 महीना बता रही हो है। तो हमारे महिला वास्ते तो पहला हमारे मतलब थोड़ा देखना पड़ता है, हमें टाइम पैसा आवे, मैं टाइम धंधा माता आवे तो टाइम पाए आवे तो हमारा घर सही चलतो है। तो मोदी जी हमारे वास्ते बड़े कोई करे तो धन्यवाद है मोदी जी ने। और चलिए नए खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की करते हैं, जहां उत्तर और मध्य भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज भी शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में आज घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। क्यों मुकुल? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की चेतावनी दी है। हालात को देखते हुए हापुड़ में 12 तक के सभी विद्यालयों में 23 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 3 दिन तक हिमपात का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई स्थानों पर भारी हिमपात होने के आसार फिलहाल बने हुए हैं। और नए असरों में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीकस मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू
मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सत्र में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। और सबसे पहले ये जो खबर है उसके बारे में अगर बात की जाए कृतिका, ये है कि कैसे सऊदी और भारत के जो संबंध हैं वो मजबूत होते नजर आ रहे हैं और इसके तहत ही वीज़ा में छूट जो है वो अब मिल सकेगी। जो छूट है आपको बता दें, इसके तहत जो राजनयिक हैं, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारक हैं, उनको छोटी अवधि के लिए वीज़ा में छूट मिलेगी और इसके लिए बिना वीज़ा ही भारत से अगर आप जा रहे हैं तो रियाद में, और वहाँ से अगर आ रहे हैं तो नई दिल्ली की यात्रा जो है वो की जा सकेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच न सिर्फ आधिकारिक तौर पर जो संबंध है मजबूत होते नजर आएंगे, बल्कि एक पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत के अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से संबंध हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, इनका लाभ और आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से देखने को भी मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, और अगली खबर बीते कल से जुड़ी हुई, जी हाँ, जहां पर भोपाल जो है वो अब मेट्रो शहर के तौर पर अब जुड़ चुका है मेट्रो के साथ में, जिसमें अगर हम देखें तो 26 शहरों में इस समय मेट्रो की सेवाएं चालू हैं और अब भोपाल का नाम भी उसमें जुड़ गया है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत मेट्रो नेटवर्क जो है वो बहुत जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, जिस तेजी के साथ मेट्रो नेटवर्क लगातार भारत में बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत मेट्रो रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत अभी है और भोपाल देश का 26वां शहर बन गया जहां मेट्रो सेवा शुरू हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई मामले में भारत 1083 किलोमीटर के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत जो है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा मेट्रो नेटवर्क में। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई मेट्रो नेटवर्क की, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी का फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता है। और उसी लिहाज से हमारी जो अगली खबर है वो भी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 4 महीने की अगर बात की जाए, पिछले 4 महीनों में लगातार चीन को जो भारतीय निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से जो टैरिफ का एक तरीके से हम कह सकते हैं टैरिफ लाया था, उसके बाद से स्थिति ये माना जा रहा था कि कैसे भारत का जो निर्यात है उसकी स्थिति बेहतर हो पाएगी, क्या स्थिति होगी। लेकिन भारत ने जो एक विकल्प के तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से उसके समझौते लगातार रहे चीन के साथ, फिलहाल अगर देखा जाए पिछले 4 महीनों में जो निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। नवंबर 2025 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ निर्यात जो है करीब 90% तक बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पहलू ये भी है कि निर्यात के साथ साथ आयात की जो स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी लगातार भारत जो है निर्यातक के तौर पर हम कह सकते हैं अग्रणी बना हुआ है। बिल्कुल, भारत अग्रणी बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ अगर किसानों की बात करें तो किसानों की जो पैदावार है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही एक शोध हुआ है जो वाकई चिंता का विषय मुकुल इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लीडेन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स के विशेषज्ञों की तरफ से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भोजन जो खाना है उसमें ज्यादा कैलोरी वाला जो कम पौष्टिक हो रहा है इस समय, और दुनिया भर में जो फसलों की पैदावार है वो बढ़ तो रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो खाने का जो पोषक तत्व है वो कहीं ना कहीं लगातार घटते जा रहे हैं और 170% तक गेहूं में जो लेड की मात्रा है वो बढ़ी है। इसके साथ ही इसके अलावा क्रोमियम और निकल जैसे तत्व भी इसके साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जल्दी अगर खेती करने के तरीकों को अगर नहीं बदला गया तो ये वाकई चिंता का विषय मुकुल आगे आने वाले समय में बनते हुए नजर आएंगे। नई नई बीमारियां हम रोज देख ही रहे हैं कि हर किसी के शरीर को जकड़े हुए अपने आप में। बिल्कुल कृतिका, और जो अगली खबर है वो हमारी इससे संबंधित भी है कि किस तरीके से सेहत की जब हम बात कर रहे हैं और खासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनकी सेहत को लेकर ये खबर है। ICMR के अध्ययन ने ये बताया है कि भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर का जो कारण है वो लगातार देखा जा रहा है, किस तरीके से ये एक ऐसी श्रेणी बन चुका है जिसमें लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और उसका एक कारण जो उन्होंने उजागर किया है वो ये है कि अधिक उम्र में शादी करना, साथ ही 30 वर्ष की आयु के बाद पहली गर्भावस्था या गर्भपात, अगर इस तरह के चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। करीब अगर देखा जाए तो हर साल 5 से 6% का आंकड़ा है स्तन कैंसर का जो लगातार सामने आ रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर जो महिलाएं हैं उनको जागरूक कर रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी ICMR की तरफ से आई है अपने आप में वाकई गंभीर भी है और जरूरत के इस पर और जागरूकता जो है वो फैलाई जाए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ जो अगली प्रेस रिपोर्ट में हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं वो है मौसम से जुड़ी हुई, जहां
इस साल का पहला कोल्ड डे अब दर्ज किया गया है बीते कल को और घने कोहरे ने काफी मुसीबत बढ़ाई हुई है। आप भी जब आज सुबह घर से बाहर निकलेंगे तो कोहरा कहीं ना कहीं आपको कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। काफी मुश्किलें बढ़ाता हुआ कोहरा नजर आ रहा है और मसूरी से भी ज्यादा ठंडी बीते कल दिल्ली रही है। बताया जा रहा है कि 130 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, 45 ट्रेनों पर भी इसका सीधे तौर पर असर हुआ और इसके साथ ही आज भी घने कोहरा रहने के आसार साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गलन और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो यानी कि अब सर्दियों का जो मौसम है वो पूरी तरह से अब शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका खास तौर पर ध्यान रखें और सर्दी से बचाएं। मुकुल जी बिल्कुल, बेहद जरूरी जिस तरीके से फिलहाल तापमान की स्थिति बनी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ आज भाजपा एसआईआर को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर चर्चा करेगी जिन्होंने अभी तक वोटर बनने के लिए गणना प्रपत्र नहीं भरा है। दरअसल पार्टी उन मतदाताओं को लेकर चिंतित है जो अब तक वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और भाजपा अब एसआईआर के तहत ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर पूरी ताकत झोंकेगी। जी हां, आपको बता दें कि इसके लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तर पर फिर से हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में विशेष रणनीति तैयार की जाएगी जिससे कि घर घर जाकर जो छूटे हुए मतदाता हैं उनको चिन्हित किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। तो बीजेपी का ये मिशन वोटर है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। और देश के बाद अब आइए रुक कर लेते हैं दुनिया का भी क्या कुछ दुनिया भर की खबरें जानते हैं वर्ल्ड वॉच में। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनातनी फिर बढ़ी है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज से तेल ले जा रहे वेनेजुएला के तेल टैंकर को दूसरी बार जब्त कर लिया, जिसके बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर तेल टैंकर की चोरी और चालक दल के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस कृत्य की निंदा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कीव में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस से मुलाकात की। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ द्वारा फंडिंग पर लिया गया फैसला भविष्य की शांति वार्ताओं में कीव की स्थिति को मजबूत करेगा। अमेरिका ने चुनाव परिणाम आने में देरी और धांधली के आरोप लगाते हुए होंडुरास के कुछ चुनाव अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है और कुछ अधिकारियों के वीजा रद्द भी कर दिए। अमेरिका के जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने पहली बार एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता मिकेला वेंथॉस को अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कार्बन रेखा के पार भेजकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों की भी बिजनेस ब्रीफ में। कर्नाटक के हम्पी में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में चिंतन शिविर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर मंथन चल रहा है। वहीं केंद्र ने महाराष्ट्र में रेल नेटवर्क बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 89,780 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 38 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सोने और चांदी में इस हफ्ते मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। सोने के दामों में 931 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी और चांदी की कीमतों में करीब 4,887 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में सालाना आधार पर 38% बढ़कर 31 अरब डॉलर हुआ है। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। आपको बताते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में आज क्या है खास।
जी हाँ, स्पोर्ट्स की जब हम बात करें मुकुल, तो अंडर 19 एशिया कप की जब हम बात करते हैं, इसमें फाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर खिताब अपने नाम करना चाहेगी। इसके साथ ही आयुष महात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए के सभी मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर रही, तो वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में एकमात्र हार भारत के हाथों मिली थी और ये टीम तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। इससे पहले भारतीय टीम ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने गत चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। साल 2026 टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान हैं, वहीं अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है, वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। BWF विश्व टूर फाइनल में भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सफर समाप्त हो गया है। चीन के हांगझोउ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग के हाथों 21-10, 17-21, 13-21 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। और आइए नए खबर में अब जानकारी लेते हैं आपके राज्य, आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम और तापमान का हाल। तो जाना आपने मौसम का हाल और इसी के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन आज कृतिका किन खास तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को हम छोड़े जाएंगे? बिल्कुल जा जाते हैं अपने दर्शकों को आज हम छोड़ के जाएंगे शिमला में मॉल रोड के चर्च की सुंदर तस्वीरों के साथ, जिसे क्रिसमस से पहले लाइटों और कैंडलों से सजाया गया है। आप लीजिए बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।